नमस्कार फ्रेंड्स, मैं महक सरबली एक बार फिर से आप सभी का आप ही के इस लर्न टू लीड ट्यूटोरियल्स में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसके द्वारा पूरे भारत में मौजूद बच्चे जो शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं 100% निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल में हम आपको यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस, एमएड, बीएड और इससे संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। ये चैनल भारत का 100% निःशुल्क सोशल एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। इसको जितना ज़्यादा हो सके आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे डेली के अपडेट्स पाने के लिए इसका बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। और फ्रेंड्स, इसे और भी लोगों में शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसको देखें और अपना बेनिफिट उठा सकें। और हाँ फ्रेंड्स, इस चैनल में हम आपको पेपर 1, पेपर 2 दोनों की ही तैयारी करवा रहे हैं। बेल बटन दबाने से आपको हमारी डेली की अपडेट्स मिलती रहेंगी, जिससे हमारे पेपर 1, पेपर 2 के और भी सब्जेक्ट्स हैं जो करवाए जा रहे हैं, जिनकी आपको डेली की अपडेट्स मिलती रहेंगी। सीटेट पीटेट की भी तैयारी इसमें हो रही है और भी बहुत से कोर्सेज हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं, इस चैनल में हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम जो कर रहे हैं यहाँ पे वो है यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट पीटेट हिंदी पेपर 2 की तैयारी, जिसके अंतर्गत हम करने लगे हैं आदिकाल। हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य की जो हमने भूमिका है वो सारा कर लिया है, अब नामकरण भी कर लिया है और अब हम कर रहे हैं उसका आदिकाल। हम काल विभाजन भी कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आदिकाल, उसका हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है, वो हम आज कर रहे हैं। तो फ्रेंड, इसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम चरण आदिकाल के नाम से जाना जाता है। जो प्रथम चरण है वो आदिकाल के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम चरण आदिकाल के नाम से जाना जाता है। इसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा तथा इसका समय 993 से 1318 ईस्वी तक माना। वे इस काल में वीर गाथाओं की रचना प्रवृत्ति को प्रधान मानकर चले थे। इस काल में अब अधिकांश साहित्य रासो काव्य के रूप में मिलता है। ठीक है, इसमें जो अधिकांश साहित्य है वो रासो काव्य के रूप में मिलता है। इसलिए नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में आपको रासो काव्य के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे जो आपको दिखाई जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम कर रहे हैं आदिकाल। तो आदिकाल की हमने अभी देखा कि हाँ, इसका जो प्रथम चरण होता है एक हिंदी साहित्य के इतिहास का, वो आदिकाल होता है। अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग नाम दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा तथा इसका समय जो है 993 से 1318 ईस्वी तक माना। वे इस काल में वीर गाथाओं की रचना प्रवृत्तियों के प्रधान मानकर चले थे। इस काल में अधिकांश साहित्य रासो काव्य के रूप में मिलता है। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। इस युग को ये नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिला। आदिकाल जो नाम है वो किसने दिया इनको? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जैसा कि हमने कहा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए, तो अभी हम यही देख रहे हैं कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल नाम दिया। इस युग को ये नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से ही मिला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल का नाम दिया। इस काल की समय के आधार पर साहित्य का इतिहास लिखने वाले मिश्र बंधुओं ने इसका नाम प्रारंभिक काल माना। ठीक है, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजवपन काल कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों को आधार मानते हुए इसको चारण काल कहा। राहुल संस्कृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग नाम दिए। किसी ने आदिकाल को चारण काल कहा, किसी ने बीजवपन काल, किसी ने वीर गाथा काल, किसी ने वीर काल, किसी ने अभ्रंश काल, तो सिद्ध सामंत युग कहा। ठीक है, लेकिन जो आदिकाल नाम है वो इनको कहाँ से मिला? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से मिला। ठीक है, तो हम कर रहे हैं इस समय के साहित्य के बारे में। इस समय का साहित्य मुख्यतः 4 रूपों में मिलता है। जो इस समय का साहित्य है वो मुख्यतः 4 रूपों में मिलता है, और वो 4 रूप कौन कौन से हैं? सिद्ध साहित्य तथा नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य और प्रकीर्णक साहित्य। ठीक है, सबसे पहले जो हम वो करने लगे हैं सिद्ध साहित्य तथा नाथ साहित्य।
सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। ये साहित्य उस समय लिखा गया जब हिंदी अपभ्रंश से आधुनिक हिंदी की ओर विकसित हो रही थी। जब हिंदी अपभ्रंश से आधुनिक हिंदी की ओर विकसित हो रही थी। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अनुयायी उस समय सिद्ध कहलाते थे। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के जो अनुयायी थे उस समय सिद्ध कहलाते थे। इनकी संख्या 84 मानी गई है। इनकी संख्या 84 मानी गई है। सरहप्पा, सरोजपाल अथवा सरोजभद्र प्रथम सिद्ध माने गए हैं। इसके अतिरिक्त शबरप्पा, लुइप्पा, डोम्भिप्पा, कण्हप्पा, कुकुरप्पा आदि सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि हैं। ये कवि अपनी वाणी का प्रचार जन भाषा में करते थे। उनकी सहजिया प्रवृत्ति मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति को केंद्र में रखकर निर्धारित हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो इस समय का साहित्य लिखा गया था सिद्ध तथा नाथ साहित्य, वो अपभ्रंश भाषा से आधुनिक हिंदी की ओर विकसित हो रही थी। ठीक है, और बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अनुयायी उस समय सिद्ध कहलाते थे। जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा थी उसके जो अनुयायी होते थे उनको सिद्ध कहा जाता था और इनकी संख्या 84 मानी गई है। मतलब 84 सिद्ध जो हैं वो माने गए हैं। ठीक है, जिनमें सरहप्पा जो है वो प्रथम सिद्ध माने गए हैं। जो सरहप्पा है वो प्रथम सिद्ध माने गए हैं। इसके अतिरिक्त शबरप्पा, लुइप्पा, डोम्भिप्पा, कण्हप्पा, कुकुरप्पा आदि सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि हैं। ये कवि अपनी वाणी का प्रचार जनभाषा में करते थे और उनकी सहज प्रवृत्ति मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति को केंद्र में रखकर निर्धारित हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रवृत्ति ने एक प्रकार की स्वच्छंदता को जन्म दिया। इस प्रवृत्ति ने एक प्रकार की स्वच्छंदता को जन्म दिया जिसकी प्रतिक्रिया में नाथ संप्रदाय शुरू हुआ। जिसकी प्रतिक्रिया में नाथ संप्रदाय शुरू हुआ। ठीक है, इस प्रवृत्ति ने एक प्रकार की स्वच्छंदता को जन्म दिया। ठीक है, इस जिसकी प्रतिक्रिया में क्या हुआ, एक नाथ संप्रदाय शुरू हुआ। नाथ साधु हठ योग पर विशेष बल देते थे। जो नाथ साधु थे वो हठ योग पर विशेष बल देते थे। वे योग मार्गी थे। वे निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते थे तथा कथित नीची जातियों के लोगों में से कई पहुँचे हुए सिद्ध एवं नाथ हुए हैं। नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे सिद्ध संप्रदाय में सरहप्पा सबसे प्रमुख माने जाते हैं, ऐसे ही नाथ संप्रदाय में जो गोरखनाथ हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं। आपकी कई रचनाएं प्राप्त होती हैं। आपकी कई रचनाएं प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त चौरग्गीनाथ, गोपीचंद, भरथरी आदि नाथ पंथ के प्रमुख कवि हैं। इस समय की रचनाएं साधारणतः दोहों अथवा पदों में प्राप्त होती हैं। कभी कभी चौपाई का भी प्रयोग मिलता है। परवर्ती संत साहित्य पर सिद्धों और विशेषकर नाथों का गहरा प्रभाव पड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम कर रहे हैं जैन साहित्य। अभी हमने किया नाथ और सिद्ध साहित्य, अब हम करेंगे जैन साहित्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैन साहित्य अपभ्रंश की जैन साहित्य परंपरा हिंदी में भी विकसित हुई। जो अपभ्रंश की जैन साहित्य परंपरा थी वो हिंदी में भी विकसित हुई। जैन कवियों ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जो साहित्य लिखा वह जैन साहित्य कहलाया। जो जैन कवियों ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जो साहित्य लिखा था वह जैन साहित्य कहलाया। बड़े बड़े प्रबंध काव्यों के उपरांत लघु खंड काव्य तथा मुक्तक रचनाएं भी जैन साहित्य के अंतर्गत आती हैं। स्वयंभू का परमचर्यु वास्तव में रामकथा ही है। ठीक है, स्वयंभू, पुष्पदन, धनपाल आदि उस समय के प्रख्यात कवि माने जाते हैं। ठीक है, स्वयंभू का परमचर्यु वास्तव में रामकथा ही है और स्वयंभू, पुष्पदंत और धनपाल जो हैं वो उस समय के प्रमुख कवि माने जाते हैं जैन धर्म के। गुजरात के प्रसिद्ध जैनाचार्य हेमचंद्र भी लगभग इसी समय के हैं। जैनों का संबंध राजस्थान तथा गुजरात से विशेष रहा है। ठीक है, क्या है, उन्होंने कहा कि इसीलिए उन अनेक जैन कवियों की भाषा प्राचीन राजस्थानी रही है। उससे अर्वाचीन राजस्थानी एवं गुजराती का विकास हुआ है। सूर्यों के लिखे राम ग्रंथ भी इसी भाषा में उपलब्ध हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सूर्यों के लिखे राम ग्रंथ भी इसी भाषा में उपलब्ध हैं। ये हो गया हमारा जैन साहित्य। अब हम कर रहे हैं रासो साहित्य। फ्रेंड्स, रासो साहित्य जो है वो एक विस्तार है क्योंकि इस काल में आदिकाल में सबसे ज़्यादा जो साहित्य है वो रासों में ही मिलता है।
ठीक है। इस काल में रासो साहित्य की 3 प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं: वीर गाथात्मक प्रवृत्ति, धार्मिकता और श्रृंगारिकता। वीर गाथात्मक में पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, परमाल रासो। धार्मिकता में भारतेश्वर, बाहुबली रास और श्रृंगारिकता में संदेश रासो। ठीक है फ्रेंड्स, ये रासो साहित्य हम अच्छे से एक बार नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट है चारणी साहित्य। इसके अंतर्गत चारण के अलावा ब्रह्मभट्ट और अन्य बंदीजन कवि भी आते हैं। इसके अंतर्गत चारण के अलावा ब्रह्मभट्ट और अन्य बंदीजन भी आते हैं। सौराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में चारणों का तथा ब्रज प्रदेश, दिल्ली तथा पूर्वी राजस्थान में भट्टों का प्राधान्य रहा था। चारणों की भाषा साधारणतः राजस्थानी रही है और भट्टों की ब्रज। इन भाषाओं को डिंगल और पिंगल नाम भी मिले हैं। ये कवि प्राय राजाओं के दरबारों में रहकर उनकी प्रशस्ति किया करते थे। अपने आश्रयदाता राजाओं की अतिरंजित प्रशंसा भी करते थे। श्रृंगार और वीर उनके प्रमुख रस थे। इस समय की प्रख्यात रचनाओं में चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, दलपति कृत खुमान रासो, नरपति नाल्हा कृत बीसलदेव रासो, जगनीक कृत आल्हखंड आदि मुख्य हैं। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण पृथ्वीराज रासो हैं। इन सब ग्रंथों के बारे में आज यह सिद्ध हुआ है कि इनके कई अंश क्षेपक हैं। ठीक है। प्रकीर्णक साहित्य। खड़ी बोली के आदि कवि अमीर खुसरो इसी समय हुए हैं। खुसरो की पहेलियाँ और मूर्तियाँ प्रख्यात हैं। मैथिल कोकिल विद्यापति भी इसी समय के अंतर्गत हुए हैं। विद्यापति के मधुर पदों के कारण इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। मैथिली और अवहट में भी इनकी रचनाएं मिलती हैं। इनकी पदावली का प्रमुख रस जो है वो श्रृंगार माना जाता है। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक भी इसी समय की एक सुंदर रचना है। तो इस छोटे से प्रेम संदेश काव्य की भाषा अपभ्रंश से अत्यधिक प्रभावित होने से कुछ विद्वान इसको हिंदी की रचना ना मानकर अपभ्रंश की रचना मानते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा अपभ्रंश से प्रभावित हुए विद्वान। आश्रयदाताओं की अतिरंजित प्रशंसाएं, युद्धों का सुंदर वर्णन, श्रृंगार मिश्रित वीर रस का आलेखन वगैरह इस साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस्लाम का भारत में प्रवेश हो चुका था। देशी रजवाड़े परस्पर कलह में व्यस्त थे। सब एक साथ मिलकर मुसलमानों के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। परिणाम ये हुआ कि अलग अलग सबको हराकर मुसलमान यहीं स्थिर हो गए। दिल्ली की गद्दी उन्होंने प्राप्त कर ली और क्रमशः उनके राज्य का विस्तार बढ़ने लगा। तत्कालीन कविता पर इस स्थिति का प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं हिंदी का सर्वप्रथम कवि कौन है इसके बारे में। हिंदी का प्रथम कवि कौन है इस पर मतैक्य नहीं है, मतलब एक मत नहीं है। विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का पहला कवि निम्नलिखित है। रामकुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू, राहुल संस्कृत ज्ञान के अनुसार सरहप्पा है, शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्पदंत या पुंड है। ठीक है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार राजा मुंज, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राजा मुंज व भोज। ठीक है। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूर्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान प्रथम कवि हैं और बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति प्रथम कवि। मतलब हर एक के अनुसार इनका अलग अलग मत है, ये एक मत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने किया है आदिकाल उनका साहित्य। अब नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रीय साहित्य लेकर आएंगे और आदिकाल की विशेषताएं भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको आगे देखिए, समझिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe our video.